तुमने भी ये ऑब्जर्व किया है क्या कि जब घर का चम्मच लेते हो उसको ऐसे देखते हो तो तुम उसमें सर के बल दिखाई देते हो, और वहीं अगर चम्मच पलट देते हो तो तुम उसमें सीधे दिखाई देने लगते हो। तो चम्मच पलटने में ऐसा क्या हो गया कि तुम उल्टे से सीधे हो गए? ये समझाने के लिए साइंस इन 7 के 3rd एपिसोड में मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए, और फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की कहानी। तो यार आज की कहानी रहने वाली है स्फेरिकल मिरर्स पर बेस्ड। हमने अभी तक प्लेन मिरर पढ़ लिए, अब थोड़ा सा उन मिरर को दबा दबा के थोड़ा सा गोल कर देंगे ऐसे। इसका मतलब ये नहीं घर का आईना पकड़ के तुम उसको पिचकाने लगो, दबाने लगो, टूट जाए, मेरी गारंटी बिल्कुल नहीं है। इसको हम कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स आखिर में बनते कैसे हैं। यार एक स्फेरिकल बॉल लेते हैं, ग्लास बॉल, जैसे फुटबॉल होती है ना वो रबड़ की होती है, ये हमारे पास स्फेरिकल ग्लास बॉल है, अंदर से हॉलो है, और इसमें हम 2 कट्स लगाते हैं। कैसे? एक कट हम यहां लगाते हैं और एक कट हम यहां लगाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेंगे 2 कटोरे या 2 बाउल्स, ये पहला बाउल और ये दूसरा बाउल, और ये कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। कैसे? ऐसे, कुछ इस तरह के। पहला बाउल कुछ इस तरह का, दूसरा बाउल कुछ इस तरह का। अब मैंने तुम्हें बताया था, याद करो, कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सरफेस पॉलिश करें और कौन सा रिफ्लेक्टिंग। एक अगर पॉलिश करेंगे तो उसका दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, तो इसमें हम यही करते हैं। इसमें देखो पीछे वाला सरफेस को हमने पॉलिश करा हुआ है, यानी कि ये वाला सरफेस हमने पॉलिश करा हुआ है, तो इसका आगे का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। वहीं पे दूसरे केस में देखो अंदर वाला सरफेस हमने पॉलिश किया हुआ है, यानी ये वाला सरफेस, तो इसका पीछे का सरफेस रिफ्लेक्टिंग बन जाता है, और इसी की वजह से इनका नामकरण भी होता है। कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन सा क्या होता है, कौन सा क्या होता है। सिंपल है बेटा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये तो नाम चीख चीख के बता रहे हैं। कॉनकेव, जिसके पास है केव वो है कॉनकेव। यार केव क्या होती है? गुफा। गुफा मतलब कुछ इस तरह से होती है ना, ऐसे गुफा में जाएंगे तो अंदर को कुछ ऐसा कर्व सा होगा ना, तो वही तो है यार। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? गुफा वाला है, गुफा वाला। ठीक है, तो जिसपे गुफा वो है कॉनकेव। और दूसरा देखो, ये तो खुद कह रहा है यार, एक्स की बात करो। एक्स कौन सा? एक्सटीरियर वाला, वो तुम्हारी एक्स या तुम्हारा एक्स, वो वाला एक्स नहीं, एक्सटीरियर वाला। तो जिसका एक्सटीरियर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, वो बन जाता है कॉन्वेक्स। वेरी सिंपल, लेट्स मूव अहेड। तो भाई ये हो गई कॉनकेव और कॉन्वेक्स की कहानी। अब देखते हैं कुछ रिलेटेड टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ, हाँ सबसे पहले आता है भाई पोल। पोल बहुत आसान है। जो भी मिरर हमने लिया है ना, स्फेरिकल मिरर, या देखो ये लाइन दिख रही है, ये तुमको पूरा एक गोला सा दिख रहा है, ये पूरा स्फीयर है, इसको हमने काट लिया और इतना हम पे मिरर बचा। ये एक डॉटेड लाइन हमने दिखा रहे हैं, ये एक लाइन बनी हुई है, यानी 2D रिप्रेजेंटेशन है। असलियत में मिरर जो पीछे मैंने दिखाया था ना, कटोरे ऐसा, वैसा होता है। तो इस पूरे मिरर का जो सेंटर पॉइंट होने वाला है ना, ये जो सेंटर पॉइंट होने वाला है, आ जाओ, आ गए, ये जो सेंटर पॉइंट होने वाला है ना, ये कहलाता है पोल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। सेकंड होता है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो तुमने पूरी बॉल ली थी ना, उसका जो सेंटर रहने वाला है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी और पी के बीच की जो दूरी होती है ना, यानी ये दूरी, ये दूरी रहती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर से रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, थर्ड आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मैंने अभी हमने बात करी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। आर से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आ जाता है भाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये कुछ नहीं है भाई, एक सीधी स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है, बहुत आसान। फिर आ जाता है अपर्चर। अब ये अपर्चर क्या है? अपर्चर यार जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिंग एरिया रहता है ना, उसका डायामीटर। मतलब क्या, एक बार देखते हैं इसको, इसका मतलब क्या है। देखो ये जो है ना, ये कटोरा, ये कटोरे में ये जो स्फीयर है, ये जो सर्कल बन रहा है ना सामने की तरफ, ये कहलाता है इसका एपर्चर। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इस सर्कल का हम डायामीटर ले लेंगे, वो कहलाएगा मेजरमेंट में, वो कहलाएगा इसका एपर्चर। समझ गए भाई? तो जितना बड़ा एपर्चर उतना ज्यादा बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है मिरर का। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं प्रिंसिपल फोकस की कहानी। यार कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, इनकी हरकतों पर इनका नाम पड़ा है। कॉनकेव क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है, यानी ये चाहता है कि सब मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। तो ऐसे ही, इसीलिए जो भी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है ना कॉनकेव मिरर के पास, वो उन सबको एक पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिला देता है, इकट्ठा कर देता है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, यानी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, यानी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको।
ठीक है। वहीं में कॉन्वेक्स की बात आ जाती है। अब कॉन्वेक्स का नाम था डाइवर्जिंग मिरर, यानी ये बिखेरने वाला है ना। तो ये बिखेरता है इस तरह से, कुछ रूल तो फॉलो करेगा ना बिखेरने में भी, ऐसे ही थोड़ा ना कोई कहाँ फेंक दिया, एक पाकिस्तान एक चाइना, ऐसे थोड़ा ना, कुछ रूल फॉलो करता है। और वो रूल ये होता है कि जो भी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो इस तरह से बिखेरी जाएंगी कि उनको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे। वो पॉइंट कहलाता है हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। और ये प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की दूरी को ही फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। चलो यहां तक समझ लिया। अब फटाफट से देख लेते हैं कौन सी वो स्पेशल रेज होती हैं जिनकी मदद से हम इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो यार 4 स्पेशल रेज रहती हैं, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। तो कॉनकेव के लिए देख लेते हैं। देखो एनिमेशन दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो पहली रे होती है वो जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, अभी जस्ट देखा। वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कॉनकेव में कि रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है, उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसी का उल्टा कर लेते हैं तो बन जाती है दूसरी रे। यानी कोई भी रे अगर फोकस से पास होती हुई जा रही है और फिर रिफ्लेक्ट होती है हमारे कॉनकेव मिरर से तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाती है। तीसरा, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, देखो यहां पे, तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए अपने रास्ते पे वापस आ जाती है। समझ रहे हो। और चौथी, अगर कोई भी रेस डायरेक्टली पोल पे इंसिडेंट कर रही है तो आई इक्वल्स टू आर लगा के जिस एंगल पे गई थी वही एंगल नॉर्मल के साथ बनाते हुए वापस भी आ जाती है। ये 4 रे होती है कॉनकेव की। सिमिलर 4 रेज होती है कॉन्वेक्स की, वो भी एक बार देख लेते हैं। कॉन्वेक्स में अब इसमें डाइवर्जिंग का केस है। अब अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है ना तो वो डिफ्लेक्ट होगी, वो डाइवर्ज होगी, बाहर की तरफ को फेंकी जाएगी। किस तरह से कि अगर उसको पीछे एक्सटेंड किया जाए तो जाके कहीं ना कहीं वो फोकस पे टकराएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। दूसरी, अगर कोई रे ऐसी आ रही है जिसको आगे एक्सटेंड किया जाए, रिफ्लेक्शन ना हो और एक्सटेंड किया जाए तो वो फोकस पे जाके मिल रही होगी, तो वो इस तरह से डाइवर्ज होगी कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। तीसरी, अगर कोई रे ऐसी आ रही है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाके टकराएगी, तो वो जिस रास्ते आ रही थी उसी रास्ते वापस हो जाएगी। चौथी होती है अगर कोई रे डायरेक्टली पोल पे जाके टकराती है ना तो आई इक्वल्स टू आर लगा के जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे निकल जाएगी। ये होती है भाई 4 स्पेशल रेस कॉन्वेक्स की। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। अगली वाली क्लास में हम जानेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो भाई उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। फटाफट लाइक करो, शेयर करो और नेक्स्ट मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब भी कर दो।